हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर, जो कि है हमारा ग्लोबलाइजेशन। इस वाले चैप्टर के अंदर हम डिटेल से ग्लोबलाइजेशन को पढ़ेंगे एंड प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री भी पढ़ेंगे कि जो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उसका ग्लोबलाइजेशन से क्या रिलेटेड है, और ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को पढ़ेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कंट्री पे एंड अदर कंट्री पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो हमारा ये जो आज का टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो 10th क्लास का चैप्टर है। इसमें है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है ना, वही है हमारा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। कि जो प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में, वो अक्रॉस कंट्री मतलब हमारे कंट्री में कितना है, और इंडिया से बाहर जितनी भी अदर कंट्री है उनमें कितना किस टाइप से प्रोडक्शन किया जाता है, और इन सबका ग्लोबलाइजेशन से क्या कनेक्शन है। तो इस चैप्टर में हम इनको पढ़ने वाले हैं। अगर हम थोड़ा से अपने एंशिएंट टाइम में या फिर अपनी हिस्ट्री में थोड़ा सा जाकर अगर चेक करें तो हमें क्या चीजें देखने को मिलती है। हमें ये देखने को मिलेगा, अगर हम ये देखें कि हमारी कंट्री में उस टाइम पर कितना प्रोडक्शन किया जाता था, क्या बाहर जो जिस टाइप से हम आज के टाइम में जो चीजें बाहर से ले रहे हैं, क्या पहले के टाइम में भी हम ऐसे ही चीजों को बाहर से इंपोर्ट करते थे? ऐसा नहीं था। तो हम उसमें ये देखेंगे कि ज्यादातर जो प्रोडक्शन था ना, वो इन जनरल हमारे ही कंट्री में होता था। जितनी भी चीजों का जो प्रोडक्शन किया जाता था, मोस्ट ऑफ दी जो चीजें थी वो उनका प्रोडक्शन हमारी खुद की कंट्री में ही किया जाता। तो इसलिए हमारे पास देखिए, हमने दो टॉपिक लिए हैं। एक लिया है हमने बिफोर, और सेकंड है हमारे पास आफ्टर। बिफोर आफ्टर इन सेंस मीन ये है कि पहली सिचुएशन क्या थी और आज के टाइम की जो सिचुएशन है वो क्या है। पहले अगर हम देखें तो ये था कि जितनी भी चीजों का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज्यादातर हमारी ही कंट्री में था। बट अब जो चीजें हैं, क्या पहले से बदली हैं या सेम वैसी ही चीजें चल रही है? उन सभी क्वेश्चन का आंसर तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही मिलेंगे। तो देखते हैं। देखो, पहले जो चीजें थी, मोस्ट ऑफ दी चीजों को जो प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही था, उन्हीं को यहाँ इसी कंट्री में प्रोड्यूस किया। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये इंडिया के अंदर ही था कि चीजों को यही प्रोड्यूस किया जा रहा है और यही उनका कंजप्शन किया जा रहा है और यही इसी जगह पर उनको यूज किया जा रहा है। इंडिया के अलावा भी जो अदर कंट्रीज है, हर कंट्री में सिमिलर चीजें ही थी, उनको उसी कंट्री में उनका प्रोडक्शन किया जाता एंड साथ ही साथ उनको यूज भी, उनका कंजप्शन भी उसी सेम कंट्री में किया जाता था। बट जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ा, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो ये चीजें थी ये डाइवर्स होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इंडिया में आने लगी, इंडिया से बाहर अदर कंट्री में जाने लगी। तो पहले क्या ग्लोबलाइजेशन पहले के टाइम में नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्लोबलाइजेशन पहले नहीं था, पहले भी था। चीजें पहले भी थी, हम एक से दूसरी कंट्री में भेजते थे। बट आज के टाइम में और उस टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस था। वो डिफरेंस क्या था? देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्री। जितना भी प्रोडक्शन किया जाता था, जितने भी लार्ज अमाउंट में जो प्रोडक्शन किया जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कंट्री के अंदर किया जाता था। यहीं पर हम उसको प्रोड्यूस करते थे एंड साथ ही इसी कंट्री में हम उसको यूज भी कर लेते थे। तो ये चीजें थी पहले के टाइम में। ऐसा नहीं था जैसे हम आज के टाइम में देख रहे, किसी और कंट्री की चीज है उसको हम यूज कर रहे हैं। पहले के टाइम में क्या था, हमारी ही कंट्री का है और हम ही उसको यूज कर रहे हैं। एंड क्या था, रॉ मटेरियल, फूड स्टफ्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। बट धीरे धीरे, अगर आपने सुना होगा मैम, अगर अब फिर आपका क्वेश्चन होगा कि मैम अगर ऐसी चीजें थी तो जो लोग हमारी कंट्री में आए, ब्रिटिशर्स आए, वो हमारी कंट्री से चीजों को कैसे लेकर जा रहे थे? हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइम पे ट्रेडर्स आ रहे थे, ट्रेड उस टाइम पर भी था। बट उस टाइम पर सिर्फ जो ट्रेड था वो किन चीजों का था? रॉ मटेरियल का, फूड स्टफ्स और कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट थे, उनको सिर्फ ट्रेड किया जा रहा था। जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा ओ यहाँ तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, हम तो क्या बॉयल ही खाना खा रहे हैं, तो यहाँ से स्पाइसेस लेकर वो चले गए। तो जब उन्होंने उसको यूज किया तो उनको उसमें टेस्ट आया। तो सिर्फ ट्रेड होता था उस टाइम पर। लोग सिर्फ खाने पीने वाली जो चीजें थी या फिर पहनने वाली जो चीजें थी, सिर्फ इनको यूज किया करते थे। इनका ही वो यहाँ आते थे और यहाँ से लेकर जाते थे। ही सेम ऐसे ही इंडियन थे, ये इंडिया से बाहर जाते थे, वहां जो इनको खाने पीने की चीजें मिली या उनको थोड़ा बहुत जो कल्चर था वो उसको लेकर इंडिया के अंदर में आ जाते थे। तो इस टाइप से स्टार्टिंग हमारे ट्रेड से हुई है। किससे स्टार्टिंग हुई है? हमारी ट्रेड से हुई है। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। जो
अगर हम माने कि जो स्टार्टिंग जो हुई है वो कहाँ से हुई है, वो स्टार्टिंग ही ट्रेड से हुई है कि पहले इंडिया में लोग आए, फिर इंडिया के लोग भी इंडिया से बाहर गए। तो ये जो धीरे 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 जो चीजें थी ना, जो स्पाइसेस के थ्रू फूड स्टफ्स हो गए और रॉ मटेरियल, पहले सिर्फ रॉ मटेरियल वगैरह ही चीजें जाती थी जो एक से दूसरी कंट्री के अंदर में जाती थी और उनका ट्रेड किया जाता था। पहले ये सारी सिचुएशन थी और आफ्टर में अब क्या हो गया, देखो कमिंग अप ऑफ कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। पहले सिर्फ फूड स्टफ्स थे, सिर्फ रॉ मटेरियल्स थे, क्लोथ्स थे, कॉटन थे, इनका ट्रेड किया जाता था। बट जैसे ही जैसे टाइम चेंज हुआ, साथ ही साथ ये सारी चीजें पहले की थी। अब बाद में क्या हुआ, बाद में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आई, जो बड़ी बड़ी लार्ज अमाउंट में जो कंपनीज आई, उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। वो एक कंट्री में बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में घूम रही है। पहले लोग जाते थे, बट अब क्या है, वो सिर्फ एक जगह पर सेटअप है और एक जगह जो उनका सेटअप है उससे ही वो पूरे वर्ल्ड में टूर कर रहे हैं। तो ये आज की टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम में ऐसा हुआ। तो इसी को बोला जाता है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। उनका कंट्रोल है, उनका खुद का, उनकी जो कंपनी है वो एक जगह पर सेटअप होते होते वो पूरी कंट्री में है। तो जिस वजह से क्या है, हम पूरा जो वर्ल्ड है ना वो एक नेशन बन चुका है। पहले देखो चीजें डिफाइन थी, चीजें डिफरेंट थी, अलग थी। कैसे लोग जाएंगे फिर आएंगे, अब क्या, अब आप सिंगल जगह पर बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में टूर कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हो। तो इससे क्या है, पूरे वर्ल्ड को एक नेशन बना दिया है। ठीक है, ये जो बिजनेस है, इसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, इसने क्या करा, पूरे वर्ल्ड को एक नेशन बना दिया। जो चीजें हम ट्रेडर्स को जानी पड़ती थी, आज वो बैठे बैठे ही उस काम को कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया, ये सब हो पाया हमारे जो ये कमिंग अप जो कंपनीज आई, मल्टीनेशनल कंपनीज आई, उनके थ्रू ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। क्या पहले ऐसा टाइप की जो चीजें थी वो पॉसिबल थी? पहले नहीं थी, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, ये सारी चीजें पॉसिबल हो गई। तो आई होप आपको ये बिफोर आफ्टर समझ आ गया होगा। सिंपल मीनिंग इसका ये है कि जो पहले चीजें थी आज के टाइम में वैसी नहीं है। आज के टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई है, ठीक है, जिनकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट हो, आप कहीं भी बैठे बैठे खरीद सकते हो। जरूर थोड़ी आपकी सारी ही चीजें अपनी ही कंट्री में बन रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी कंट्री की चीज, अगर आप किसी भी कंट्री में हो, वहां बैठे बैठे बाय कर सकते हो। जैसे आपको अमेरिका की कोई चीज चाहिए, अमेरिका के शू आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप अपनी कंट्री में बैठे बैठे उसको खरीद सकते हो। और कई बार तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि ये किस कंट्री में मेक हुआ है। ठीक है, इसके जो ये प्रोडक्ट है किस कंट्री का प्रोडक्ट है, हम उसको खरीद लेते हैं, यूज भी करते हैं, बट हमें कई बार पता ही नहीं चल पाता कि ये किस कंट्री में बन रहा है। हमें लगता है कि हमारी ही कंट्री का है, बट ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से। तो आई होप आपको ये जो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री है, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहले चीजें डिफरेंट थी, आज के टाइम में चीजें डिफरेंट हो चुकी हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री यही है। द मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आज के टाइम में जो हमारा मेन मोड है वो है हमारा क्या? कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंट कंट्रीज वाज ट्रेड। कि जो अदर कंट्रीज, हम जो अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं अदर कंट्रीज के साथ में, बहुत ही इजीली हम उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लार्ज कॉर्पोरेशन, और वो सब किस वजह से हो पा रहा है? वो सब हो पा रहा है आपका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की वजह से, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमएनसीज। Large corporation now known as multinational corporation MNCs play a significant role in ट्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? एमएनसीज। सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है हमारी एमएनसीज आज के टाइम में। किसमें? हमारे ट्रेड में। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन is one that owns or control production in more than one country। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, कॉर्पोरेशन है, इज वन ऑफ दैट owns और कंट्रोल, इसकी खुद की कंपनी है और ये पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल करके रखती है प्रोडक्शन के थ्रू इन मोर देन वन कंट्री, एक से ज्यादा कंट्री। अब देखो, अगर मैं ये इसका इसकी डेफिनेशन भी यही है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एमएनसीज, एमएनसीज या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है, तो सिंपल सा मीनिंग आप ये बोलोगे, एक कोई भी एक ऐसी कंपनी जो किसी एक कंट्री में होते हुए एक से ज्यादा कंट्री में अपना कंट्रोल है, वो क्या है? एमएनसीज। मान लो कि ये एक कंपनी है, एक कंट्री है, इस कंट्री में किसी
एक कंपनी का सेटअप है। अब इस पर्सन ने क्या करा, इस पर्सन का इस कंट्री में भी सेटअप है, 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 इस कंट्री में भी सेटअप है। तो ये क्या हो गई, एक मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। ठीक है, वो कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्री में जिसका सेटअप होता है, ठीक है, एक से ज्यादा कंट्रीज में जिसके ब्रांचेस है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। जिसका कंट्रोल है वन दैट ओन्स और कंट्रोल्स, जिसका कंट्रोल मोर देन वन कंट्री, एक कंट्री से ज्यादा कंट्री पर है, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो आप ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिए, एमएनसीज लोकेट प्रोडक्शन headquarters and factories in areas where labor and other resources are cheap. This is done to keep production costs down and allow MNCs to make more money. अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मेरे को कमेंट करके भी बताना। आप लोग मान लो आप लोगों को अपनी कोई कंपनी सेटअप करनी है, आप लोगों को अपनी कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए सबसे बेसिक जो जरूरत की चीज होती है वो क्या होती है, आप किस जगह पर अपनी कंपनी सेटअप करोगे। सबसे बेसिक चीज क्या होती है, देखो सबसे पहले हमें लैंड चाहिए होता है, जमीन लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पर लेबर सस्ती हो, हमारा जो कॉस्ट लग रही हो ना वो तो चीप हो, बट जो हमारा वहां से प्रॉफिट आ रहा हो वो ज्यादा हो। देखो सिंपल सी चीज है, जिस लेबर को हम वहां पर रखेंगे अगर वो लेबर सस्ते प्राइस में काम करेगी, चीप प्राइस में काम करेगी, तो ज्यादा प्रॉफिट तो हमें होगा ना। तो हम अपनी कंपनी को उन्हीं जगहों पर सेटअप करने की सोचेंगे जिन जगहों से हमें ज्यादा प्रॉफिट हो और हमारी जो कॉस्ट लग रही है वो कम लग रही है। तो यहाँ पर भी एमएनसीज देखा सेम है, एमएनसीज लोकेट प्रोडक्शन हेडक्वार्टर्स, एमएनसी का प्रोडक्शन हेडक्वार्टर वही होगा, फैक्ट्री उन्हीं एरिया में बनाई जाएगी जिन एरिया में जो लेबर एंड अदर रिसोर्सेज जो है, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, लेबर हो गई, कैसी होगी, चीप होगी, कैसी, चीप होगी। ठीक है, अगर लेबर हमारी अदर रिसोर्सेज क्या होंगे, चीप होंगे, तभी उससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। दिस इज डन टू कीप प्रोडक्शन कॉस्ट डाउन, और इससे क्या होगा, जो हमारा कॉस्ट प्रोडक्शन जा रहा है ना वो डाउन हो जाएगा, एंड अल्लाह एमएनसीज टू मेक मोर मनी, और जिससे उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा वो ज्यादा पैसा कमा सकती है। एमएनसीज लोकेट प्रोडक्शन नियर मार्केट्स, एमएनसीज हमेशा अपनी मार्केट्स को वहां सेटअप, अपने प्रोडक्शन को वहां सेटअप करेंगे जो किसके पास में हो, मार्केट्स के पास में हो, किसके पास में हो, मार्केट के पास में हो, वेयर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इज रेडीली अवेलेबल एट लो रेट्स, वहां पर जो स्किल्ड है, अनस्किल्ड जो लेबर है वो भी कम रेट में, लो रेट में काम करने के लिए रेडी हो, एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर प्रोडक्शन एलिमेंट्स इज एंश्योर, और साथ ही साथ हमें जो अदर रिसोर्सेज है या जो अदर चीजें हैं वो भी हमें वहां पर अवेलेबल हो, जो अदर एलिमेंट्स हैं। Furthermore, MNCs may seek government measures that to protect their interest, और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ पॉलिसीज बना सके, क्योंकि ये लोग क्या है टैक्स वगैरह पे करेंगे तो गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होगा ना, तो वो ऐसी कंट्री में जाएंगे जो गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसी बनाए, गवर्नमेंट उनको कुछ टाइप की लाइक सब्सिडी, कुछ % की छूट वगैरह दे दे, ठीक है, तो और उनके लिए पॉलिसी बनाए कि तुम यहाँ से यहाँ जा सकते हो इजिली, तो भी कोई रोके टोकेगा नहीं। तो इस टाइप से अगर पॉलिसी उन लोगों के लिए बनाई जाएंगी, ये जो एमएनसीज है ये लोग अपनी कंपनी को वहां पर सेटअप कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है इनसे लोगों को प्रॉफिट नहीं होता, लोगों को भी बहुत प्रॉफिट होता है। मान लो जिस एरिया में एमएनसी कंपनी होगी वहां लोगों को जॉब मिल जाएगी, स्किल और अनस्किल्ड दोनों ही लोगों को क्या मिलेगी, जॉब मिल जाएगी। जहां अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है वहां लोग क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयड हो जाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट दोनों को ही, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक है आपकी बुक का, ये इसको रीड कर देगा। अ लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एक एमएनसी कंपनी है वो अपने इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को डिजाइन कर रही है, इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उसको जो रिसर्च सेंटर है उसमें जो एक बैकग्राउंड या फिर ढांचा बोल सकते हैं वो बनाया है, कहां पर है आपका, यूनाइटेड स्टेट में, एंड देन हैज द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर इन चाइना, बट वो मैन्युफैक्चर कहां हो रहा है, वो मैन्युफैक्चर हो रहा है चाइना के अंदर। यहां पर क्या हो रहा है, इसका
रिसर्च सेंटर कहाँ है? यूएसए में। मैन्युफैक्चर हो रहा है चाइना में। दीज आर देन शिप्ड टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में इसको शिफ्ट किया जा रहा है। वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर क्या है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रेडी है। उसको शिफ्ट किया गया कि अब यहाँ लार्ज अमाउंट में यहाँ से आप इसको सेल करोगे all over the world. Meanwhile, the company's customer care is carried out through कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। और उसकी जो कंपनी के जो कस्टमर केयर के नंबर वगैरह है, जो कॉल सेंटर बना दिए गए हैं, वो कॉल सेंटर कहाँ लोकेट किए गए हैं? इंडिया के अंदर। कहाँ लोकेट किए गए हैं? इंडिया के अंदर। तो देखिए इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर कितने कंट्री के नाम आए हैं? देखिए यहाँ पर सबसे पहले है आपका यूएसए, देन फिर है चाइना, एंड चाइना के बाद देखिए यूएसए, चाइना, मेक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। नेक्स्ट है आपका मेक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। एंड नेक्स्ट कौन सी कंट्री है? वेयर इज द प्रोडक्ट असेंबली मेड बाय कस्टमर? इंडिया। नेक्स्ट है आपकी, देखिए हमारे पास 4 कंट्री है। एक कंट्री में प्रोडक्ट के डिजाइन को बनाया जा रहा है। देखो अभी हमने से पहले क्या पढ़ा था कि ट्रेड जो स्टार्ट हुआ था वो हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था। हमारा ऐसा नहीं है मतलब सिर्फ इंडिया में स्टार्ट हुआ, मींस जहां प्रोडक्शन हो रहा है उसी कंट्री में उसको सेल किया जाता था। सिर्फ ट्रेड किया जाता था रॉ मटेरियल का, फूड स्टफ्स वगैरह का, या फिर क्लोथिंग वगैरह के मटेरियल का। मतलब सिंपली कहे तो रॉ मटेरियल का ट्रेड किया जाता। लोग अपनी अपनी कंट्री में बनाते थे, सेल करते थे, बेचते थे। हमें क्या दूसरी कंट्री के मटेरियल को खरीदने के लिए वहां जाना पड़ता था, बट हम कई बार उनकी चीजों को देख तक नहीं पाते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब हम हर चीज को खरीद सकते हैं। बाद में ये चीजें बदल गई, बट आज के टाइम में एमएनसीज आने से देखो सबसे अच्छा प्रॉफिट क्या है? डिजाइन कहाँ हो रहा है? यूएसए में। मैन्युफैक्चर कहाँ किया जा रहा है? चाइना में। मार्केट कहाँ की जा रही है? मार्केट की जा रही है आपकी मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में। देखो यूएसए में क्या किया जा रहा है? यूएसए में डिजाइन, ठीक है। डिजाइन्स कहाँ बनाए जा रहे हैं? यूएसए में, कि इस प्रोडक्ट को इस टाइप से बनाना है। और चाइना में क्या किया जा रहा है? चाइना में मैन्युफैक्चर, ठीक है। मैन्युफैक्चर कहाँ किया जा रहा है? चाइना में। मतलब देखो उनको ये पता है कि यूएसए में डिजाइन, वहां पर अच्छे स्किल्ड लोग हैं, तो वहां पर प्रॉपर डिजाइन को तैयार किया गया। मान लो हम किसी भी एक छोटे से कार ले लेते हैं, ठीक है। हमने कोई कार का डिजाइन ले लेते हैं, हमने मान लो कोई कार ली है। कार का जो डिजाइन रेडी किया गया कहाँ किया गया? यूएसए में। अब उन्हें पता है कि चाइना है वो चीजों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत आगे, तो वो अच्छे से उस चीज को मैन्युफैक्चर कर सकता है, इसलिए वहां पर हमें चीप लेबर भी मिल जाएगी। इसलिए वो कहाँ आ गए? वो आ गए मैन्युफैक्चर उन्होंने कहाँ करवा दिया? चाइना में। अब चाइना में मैन्युफैक्चर हो गया, अब हमें लग रहा है इसको सेल करने के लिए हमें कुछ ऐसी कंट्री की जरूरत है जो इनके पास में भी हो और पूरे वर्ल्ड को कवर कर रही हो। तो वो आ गई आपकी मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। यहाँ क्या है आपकी मार्केट्स। जो ईस्टर्न यूरोप जो है वो इधर का पूरा रशिया, एशिया पूरा कवर कर लेगा, और बाकी के पार्ट मैक्सिको कवर कर लेगा। मतलब यहाँ से हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं इजीली। और लास्ट में इंडिया। इंडिया में पता है लोगों को कि अनएम्प्लॉयड ज्यादा है, तो लोग चीप प्राइस में भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने कॉल सेंटर कहाँ, या फिर ये कह सकते हैं हाँ कॉल सेंटर्स कहाँ ओपन कर दिए? उन्होंने कॉल सेंटर्स ओपन कर दिए अपने इंडिया के अंदर। क्या ओपन कर दिया इंडिया के अंदर? उन्होंने अपने कॉल सेंटर उन्होंने अपने इंडिया में सेटअप कर दी। तो देखिए कंपनी एक है, बट उसकी ब्रांचेस थी, जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है वो 1 2 3 4 5 कंट्रीज में उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए
जो हम सामान बाय करते हैं उसका प्राइस इसलिए लो होता है कि हमें, देखो उन्होंने 5 कंट्री का, और ये पांचों कंट्रियां वो कंट्री है जहां पर उसका प्राइस सबसे लो है, सबसे कम प्राइस में वो मैन्युफैक्चर हो रही है, सबसे कम प्राइस में बना है। जब सबसे कम प्राइस में बनेगा तो कस्टमर के पास तो वो लोएस्ट प्राइस में जाएगा ही जाएगा ना, तो इसलिए इनको ज्यादा बाय किया जाता है। वही चीज अगर हम अपनी खुद की कंट्री में प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमें इंक्रीज हाई रेट में मिलेगा। बट जब एमएनसी उसको बनाती तो पूरा बल्क अमाउंट में बनाती है, ठीक है, बहुत बड़े अमाउंट में बनता है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो हमें थोड़ा सा लो पड़ जाता है। हम उसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर कंट्री के लिए उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा हो जाती है, और बाकी अदर कंट्री के लिए वो लो हो जाता है। अगर उसको एमएनसीज करेगी तो ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट को एमएनसीज बना रही है तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। वही हम खुद अपनी कंट्री में उसको प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें अपनी ही कंट्री में बनाना है, लेबर भी उतनी हमें चीप नहीं मिल पाती। इनका क्या है, इनकी जो देखो, और दूसरी बात यहाँ पर जो इनके मनी है ना, वो उनका भी अलग है। देखो डॉलर है, डॉलर इंडिया में अगर उसको कंपेयर करें तो डॉलर ज्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, तो करेंसी का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज के लिए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3-4 कंट्रियों के एग्जांपल लिए, जिसमें हमें ये समझ आता है, क्या समझ आता है, ये समझ आता है कि जो अगर हम जहां हमें सस्ती मिल रही है, ठीक है, जहां पर हमें चीप लेबर मिलेगी, हम अपने कंपनी को वहीं सेटअप करेंगे। जहां पर हमें चीप मैन्युफैक्चर मिलेगी हम वहां पर सेटअप करेंगे। देखो चाइना में मैन्युफैक्चर स्किल्ड अच्छी है, तो इसलिए हमने अपनी कंपनी को मैन्युफैक्चर के लिए कहाँ सेटअप कर दिया, चाइना में। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, लोग फ्री घूमते हैं तो कम पैसे में भी काम करने के लिए रेडी है, इसलिए कॉल सेंटर कहाँ बना दी, पूरे दिन हेलो हेलो करते रहेंगे, कहाँ, इंडिया के अंदर। तो ये जो एमएनसीज होते हैं ना वो इस टाइप से खेलती है, ठीक है, वो इस टाइप से गेम खेलती है ताकि उनको चीप लेबर भी मिल जाए और उनका प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाए। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने इसमें आपको बताई है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देखिए, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। इनका इंटरलिंक कैसे हो जाता है एक दूसरी कंट्री से, देखो अब भी जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले उनके क्या चाहिए, इट इज द क्लोज टू द मार्केट। सबसे पहले एमएनसीज को मार्केट के पास होना चाहिए। अगर देखो, अगर हम अपनी ये हमारी कंपनी है, अगर ये यहाँ मार्केट के पास में है, ठीक है, ये मार्केट के पास में है, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसी रहेगी, लो। अगर यही मार्केट यहाँ है और ये होगा तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट होगी वो लो नहीं, हाई होगी। कैसी होगी, हाई होगी। और अगर मार्केट के पास में होगी तो उसकी कॉस्ट भी लो आ जाएगी। इसलिए हमेशा जो एमएनसीज है वो कहाँ सेटअप होती है, जो मार्केट के क्लोज हो। ओके, देखो प्राइस सिर्फ इनके लिए कम नहीं होगा, वो प्राइस कस्टमर के लिए भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इनको प्रोडक्शन में ज्यादा करेंसी यूज करेंगे, ज्यादा पैसा लगेगा, तो उसका सारा इफेक्ट किस पे जाएगा, पॉपुलेशन के ऊपर। खरीदना तो उनको, ये बाय तो उनको ही करना है। अगर ज्यादा पैसा लगेगा तो ये उस प्रोडक्ट को ये हाई प्राइस में सेल करेंगे, फिर कस्टमर को भी हाई प्राइस में बाय करना पड़ेगा। बट इनके मैन्युफैक्चर कॉस्ट कम लगेगी तो वो कस्टमर तक जाने तक की भी जो प्राइस होगी वो भी लो रहेगी। Is there skilled and unskilled labor available at low cost? वहां पर skilled और unskilled दोनों ही लेबर कैसी होंगी, लो कॉस्ट होंगे। उस जगह पर ही एमएनसीज अपनी कंपनी को सेटअप करती हैं। Whether the availability of other factors of production is assured, बाकी जो other factors है, जो other elements है, वो भी assured होने चाहिए कि उनको वो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। MNCs might look for government policies that look after their interest, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी देखेंगे कि गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या क्या पॉलिसी बना रखी है। मान लो कंपनी सेटअप कर दे और गवर्नमेंट बिल्कुल उनके अपोजिट काम कर रही है, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है, तो क्या वो अपनी कंपनी को उस जगह पर सेटअप करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, देखिए इसमें भी सेम है। अब हमें सबसे पहले अपनी फैक्ट्री हो गई, कंपनी हो गई, किसी भी चीज के लिए सबसे फर्स्टली किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू मनी स्पेंड ऑन एसेट। जब भी हम देखो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना कहीं भी, तो हम उसको एज ए एसेट इन्वेस्ट करते हैं। देखो एक इन्वेस्टमेंट जो वर्ड होता है ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि पैसे को ऐसी जगह पर लगाना जिससे आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है, आपको क्या मिले, प्रॉफिट। जब हम खाने के लिए कोई चीज भी खरीदते हैं ना और उसको हमने खाना लिया, खा लिया, पी लिया
सॉरी, खा लिया पी लिया खत्म। बट ऐसा नहीं है, हमें जो खाया उससे हमें एनर्जी मिली, तो हमें उससे क्या मिला, प्रॉफिट। मान लो आपने 500 रुपए खर्च करके कुछ चीज खाई, अब उससे आपका पेट भी नहीं भरा और वो टेस्ट में भी बिल्कुल बेकार थी, तो जो आपने इन्वेस्ट किया ना वो बेकार चला गया, आपको प्रॉफिट नहीं मिला। वही आप अगर 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हो, आप उसको बेशक खा रहे हो, अगर आपने खा लिया, आपको टेस्टी भी लगी और आपका पेट भी भर गया, आपका जो स्टमक था वो फुल हो गया, भूख खत्म हो गई आपकी, तो ये आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, आपको इसमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला। ओके, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जहां भी आप पैसा लगा रहे हो उससे आपको प्रॉफिट जब मिलेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो एमएनसीज है वो हमेशा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जहां से उनको क्या मिले, प्रॉफिट। उनका पूरा फोकस किस पे होता है, उनका पूरा फोकस होता है प्रॉफिट पे। अगर वो 1 रुपए भी कहीं पर लगा रही है ना, इन्वेस्ट कर रही है, तो उसका मतलब है कि उन्हें 2 रुपए उसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, ये होती है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू मनी स्पेंड ऑन एसेट, और जरूरी नहीं है हर बार हम पैसे से पैसा ही लगाएं, कई बार हम कुछ ऐसी चीजों पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। मान लो जैसे हम लोग क्या अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, अब हम लोग अपने पेरेंट्स के बच्चे, तो हमारे पेरेंट्स ने हम पे क्या किया, इन्वेस्ट किया है, हमें स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, हमारी अदर जितनी भी चीजें हैं उनको फुलफिल करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि बड़े होकर हम उनकी देखभाल करें, इसीलिए तो हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लो अगर उन्हें पता हो कि बड़े होकर बच्चे कुछ नहीं करेंगे, उनको देखेंगे नहीं, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो क्या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पालेगा, कोई भी नहीं पालेगा। तो ये होती है एक इन्वेस्टमेंट कि आप जिस पे भी पैसा लगा रहे हो कल आपको वो रिटर्न में वापस मिलेगा, और जरूरी नहीं है सिर्फ पैसा किसी को देना और उस पे इंटरेस्ट कमाना ही इन्वेस्टमेंट है। आप किसी भी चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगा, जैसे अभी आपने खाना खरीदा, अब खाना खरीदा एक तरीके से तो बेकार हो गया, जो भी फूड आपने बाय किया वो तो एक तरह से बेकार हो गया ना, आपने खाया खत्म, बट आपको एनर्जी मिली। तो हम इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में कर सकते हैं जिससे आपको क्या मिले, प्रॉफिट मिले। हम एज एसेट यूज करते हैं, हम किस किस में देखो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड में कर सकते हैं, जब भी हम कोई लैंड बाय करते हो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट, कल हम अगर उसको सेल करेंगे तो हमें उसमें एक अच्छा खासा प्राइस मिलेगा, तो क्या थी हमारी इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एमएनसीज का यही काम है, एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इफ रेफर टू एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द होप्स ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम द एसेट। किसी भी इन्वेस्टमेंट की जो होप होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारी कोई कंपनी बाहर है और उस कंपनी से हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर की कंपनियों ने हमारे यहाँ अपनी कंपनियां सेटअप कर दी, अब जो पैसा हमारी कंट्री में वो कमा रही थी वो सारा क्या हो गया, उनका हो गया ना। अमेरिका ने कोई अपनी मान लो आईफोन की कंपनी को इंडिया में सेटअप कर दिया, अब आईफोन इंडिया में देखो कितना लार्ज अमाउंट में बिकते हैं, अब उसका जो सारा प्रॉफिट होगा वो हमारी कंट्री का प्रॉफिट नहीं है, वो किसका प्रॉफिट है, अमेरिका का प्रॉफिट है। तो इस टाइप की जो चीजें है उसको क्या बोलेंगे हम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि उन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया है और जिससे उन्हें क्या मिल रहा है, जिससे उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। MNCs are spreading their production and interacting with local production in numerous nations throughout the world in a variety of method as listed below। देखो MNCs are spreading their production and interacting, MNC अपने जो उनका जो प्रोडक्शन है ना उसको इंटरेक्ट करती है लोकल प्रोड्यूसर से, और भी बहुत सारी कंट्री से जो लोकल प्रोड्यूसर हो गए उनसे। इस चीज को हम डिटेल में इसे नेक्स्ट वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं, देखिए। हाँ देखो, जॉइंट प्रोडक्शन, जो एमएनसीज होती है ना, एमएनसीज होती है वो बहुत सारे लोगों से भी जुड़ जाती हैं और उसको अपने प्रोडक्शन को वो बढ़ा लेती हैं। देखिए कैसे, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा जॉइंट प्रोडक्शन। देखिए जॉइंट प्रोडक्शन क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्शन है एमएनसीज partner with an existing local company in joint production or partnership. The investment enables local producer to obtain new and improved asset as well as cutting edge technologies। अब देखिए जॉइंट का मतलब क्या होता है, एक पर्सन दूसरा पर्सन दोनों का मिल जाना ही क्या है, जॉइंट। ठीक है, अगर दो लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या करती है, इसको पार्टनरशिप भी बोला जाता है। जॉइंट ना समझो
पार्टनरशिप तो आपको समझ आ ही रहा होगा। पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है कि जब दो लोग मिलकर एक साथ आकर काम करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप। अब देखो, हमने ये तो समझ लिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। अब कोई भी कंपनी, मान लो अमेरिका की आईफोन की ही कंपनी है, वो इंडिया में आई, मान लो फर्स्ट टाइम इंडिया में आईफोन लॉन्च हुआ है, किसी को नहीं पता, तो कैसे पता चलेगा कि वो फोन बहुत अच्छा चल रहा है, ये बहुत, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। कोई भी नई कंपनी जब आपकी कंट्री में आकर सेटअप करेगी तो उसको सेट होते होते ही मतलब 10 से 5 साल लग जाएंगे सेट होते होते, लोगों को समझते हुए, लोगों को उनका प्रोडक्ट समझ। आप भी कोई चीज मार्केट में नहीं देखोगे तो तुरंत थोड़ी खरीद लेते हो, पहले उसको रिव्यू देखते हो कि भाई ये चीज सही है भी या फिर नहीं है। तो कोई भी कंपनी जब रिसेंटली नई नई आती है तो उसके सेटअप में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आपको सेटअप में टाइम भी नहीं लगाना, आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्शन है वो जल्दी से बढ़ जाए, तब आप क्या करोगे, तब आप जॉइंट प्रोडक्शन करोगे। मतलब जैसे इंडिया के अंदर जो लोग हैं, अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने क्या करा, इंडिया के लोगों से पैचअप कर लिया कि देखो मैं आपकी कंपनी पे पैसा लगाने के लिए रेडी हूं, मैं 10 लाख रुपए आपकी कंपनी पे लगाऊंगा, आप मेरे इस सामान को सेल करवाओ। अब वो कंपनी यहां से पहले से सेटअप है, तो उस कंपनी का अगर सामान होगा तो कौन नहीं खरीदेगा, वो तो कंपनी सेटअप है ना, उसको 20-25 साल हो चुके हैं। मान लो कोई बहुत ज्यादा पुरानी 10-20-100 साल पुरानी कंपनी है, वो तो सेटअप है। अब कोई कंपनी उस कंपनी को अपना सामान खरीदेगी, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। मान लो ये है कंपनी ए, ये कंपनी यूएसए की है, ओके, और एक है ये कंपनी बी, ये इंडिया की है। कहाँ की है, इंडिया की है। इसको टाइम पीरियड हो गया है इंडिया में सेटअप हुए 100 ईयर। अब ये यूएसए इंडिया में क्या करना चाहता है, अपना सेटअप करना चाहता है कि मेरी कंपनी यहाँ पर सेटअप हो जाए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। इसने कहा बी को कि ठीक है, हम दोनों ए और बी क्या होते हैं, मिल जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। ये अपने प्रोडक्ट को इसके पास में भेजेगी और ये उस प्रोडक्ट को कहाँ भेजेगा, मार्केट में, ठीक है, मार्केट में। अब मार्केट में, अब मार्केट के ये जो लोग हैं, ये इसके प्रोडक्ट को क्या बाय नहीं करेंगे, क्या बाय नहीं करेंगे, बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे, क्योंकि वो इस कंपनी को पहले से जानते हैं, इसको नहीं जानते बट इसको जाने। और इसमें इसने क्या लगा दिया, इसमें इसने लगा दिया मनी, ठीक है। इस कंपनी का ये पार्टनर बन गया। मान लो ये कंपनी 20% शेयर्स इसके हो गए, खरीद लिए इसने, कंपनी ए ने बी कंपनी से 20% शेयर खरीद लिए, तो जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी बी का, उसको 20% किसके पास चला जाएगा, उसको 20% चला जाएगा कंपनी ए के पास। वो 20% इसमें इन्वेस्ट करेगी और अपना 20% ले लेगी। और फिर अब धीरे 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 क्या हुआ, इस कंपनी, प्रोडक्ट तो इसी कंपनी के थे ना, 20% प्रोडक्ट जो था वो इसी कंपनी का था। अब क्या था, मार्केट में इस कंपनी का भी नाम हो गया, यार आईफोन तो बहुत अच्छे हैं, सही चल रहे हैं, ठीक है। अब इसका भी, उनका भी नाम हो गया। तो एक टाइम बाद इसने ऐसे क्या, इनका ये जो जॉइंट प्रोडक्शन जो चल रहा था ना, वो टूट गया, ब्रेक हो गया। क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जो ये साथ में मिलकर काम कर रहे थे ना, ये टूट गया। अब एक हो गई कंपनी बी और एक हो गई कंपनी ए। अभी इसके साथ काम नहीं करेगी, अब ये खुद से काम करेगी। बट अब इसकी जो मार्केट थी ना, वो बनी हुई है। मार्केट किसकी, किसने बना दी, मार्केट बी ने बना दी। अब मार्केट बनी, अब ये खुद सेटअप करेगी। या फिर इसको ये लगता है इनमें कोई बातचीत हो गई, लड़ाई हो गई, तो इन्होंने जो पार्टनरशिप थी वो टूट गई। या फिर इसको लगा कि भाई मैं थोड़ा प्रोडक्ट, मतलब थोड़ा ही प्रॉफिट क्यों कमाऊं, अब तो सेटअप हो चुका है तो सारा प्रॉफिट मुझे ही चाहिए। तो इसने इसके साथ जो इनकी पार्टनरशिप जो ज्वाइंट हुआ था ना, वो तोड़ दिया। अब ये अपनी ही कंपनी को इसने सेटअप कर दिया, सारे लोग इसके जॉब भी दी इसने लोगों की। अब ये अपने माल को क्या कर रही है, यहाँ पर सेल कर रही है, अपने माल को सेल कर रही है। तो मार्केट में गया, अब लोगों को पता है इसके प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग इसका प्रॉफिट क्या नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे। अब कंपनी बी भी चल रही है और कंपनी ए भी चल रही है और दोनों ही सेपरेट चल रही है। यहाँ पर जो लोगों को ए के बारे में नहीं पता था, इसने इसके साथ मिलकर काम किया। जब इसके बारे में पता चल गया तो उसने जो पार्टनरशिप हुई थी उसको तोड़ दी और सेपरेटली अपने काम को आगे बढ़ाने लगे। अब उसको सेटअप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लोग पहले से ही इसके बारे में जानते हैं, लोगों को पता है, नॉलेज है कि इसका प्रोडक्ट अच्छा है, तो लोग उसको खरीद लेंगे। अब सारा का सारा प्रॉफिट ए का हो गया,
जो बी कुछ परसेंट दे रही थी, अब वो सारा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो ये है आपका ज्वाइंट प्रोडक्शन। इस टाइप से जो एमएनसीज है वो लोकल जो कंपनीज है उनके साथ मिलकर इस टाइप से अपने काम को आगे बढ़ाती है। ओके, पार्टनरशिप करती है और उसके साथ काम करती है। और देखो पार्टनरशिप करने का ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सारा का सारा प्रॉफिट एमएनसीज को ही हो रहा है, लोकल कंपनी को भी बहुत प्रॉफिट होता है। उनका जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा वो बिक जाता है, उनका एक ब्रांड उनको मिल जाता है और साथ ही साथ जब वो वहां आप फॉरेन कंट्री से आते हैं तो अपने साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है, मैन्युफैक्चरिंग स्किल लेकर आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे इनका काम भी आगे बढ़ जाता है। मान लो बाद में जो इनका टायर था वो टूट भी जाता है तो भी जो टेक्नोलॉजी लोकल कंपनीज को मिली है वो तो उनके पास ही रहती है, तो अपने प्रोडक्ट को और अच्छा करके मार्केट में सेल कर सकती है। तो देखो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट था हमारा ज्वाइंट प्रोडक्शन, क्या था हमारा फर्स्ट ज्वाइंट प्रोडक्शन। सेकेंड है हमारा एक्विजिशन ऑफ लोकल कंपनीज, acquisition of local companies. MNCs purchase large established local enterprises with vast network in order to grow their production. अब इसको समझो, देखो इसमें क्या था, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मान लो ये MNC ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है और ये छोटी छोटी कंपनी है, ये क्या है, छोटी छोटी कंपनी। अब इस MNC ने क्या कहा, ये होगा मान लो ये हो गया आपका इंडिया, ये हो गया आपका पाक, ठीक है, ये हो गई चाइना, चाइना ही ले लेते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। अब इसने क्या करा, इसको लगा मेरे को अब अपना सेटअप इन सभी कंट्री में करना है, इंडिया हो गया, पाक हो गया, चाइना हो गया, सब कंट्री में अपना सेटअप करना है। तो इसने क्या करा, यहाँ आई और लोकल कंपनी से इसने बात करी कि तुम अपनी कंपनी मुझे दे दो, अपनी कंपनी तुम मुझे दे दो और इसके बदले तुम्हें जितना पैसा चाहिए बोल दो। उसको पता था कि इस कंट्री में जो प्रॉफिट होगा वो अच्छा खासा मिलेगा, लेबर चीप मिल जाएगी, ठीक है, और साथ ही साथ अदर जो एलिमेंट्स चाहिए वो भी अवेलेबल है। तो इसने इसको क्या कर लिया, बाय कर लिया, क्या कर लिया, इसको बाय कर लिया। अब ये जो कंपनी थी ना ये किसकी हो गई, ये कंपनी हो गई एमएससी की। जो इसका जो भी नाम था, मान लो नाम बी था इसका, तो अब यहाँ पर नाम बी नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर चलेगा एमएनसीज, क्योंकि ये किसकी हो गई, एमएनसीज की हो गई। इसने इसको ही कंपनी को ही खरीद लिया। अब इसने कंपनी को ही खरीद लिया तो कंपनी इसके लिए ही तो काम करेगी। सेम पाकिस्तान में भी ऐसा था, एमएनसी ने कंपनी ही खरीद ली, ये कंपनी भी खरीद ली। तो ये जो लोग काम कर रहे थे अभी सारे लोग किसके लिए काम करेंगे, अभी सारे लोग इसके लिए काम करेंगे। पहले अपने लिए काम कर रहे थे, अब ये सब किसके लिए काम करेंगे, अब ये सब एमएनसी के लिए काम करेंगे। तो जिससे अब टोटल जो सारा का सारा प्रॉफिट है वो किसका हो गया, उसका। अभी क्या इनको सेटअप करने की जरूरत पड़ी, अब इनको सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो कंपनी तो पहले से ही वहां सेटअप थी और उसी पे उन्होंने उसको ही खरीद लिया। अब उन्होंने उसको ही खरीद लिया तो उस पे ये अपना काम इजिली कर सकते हैं। आई होप आपको एक्विजिशन ऑफ लोकल कंपनीज भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका controlled production. MNCs source materials and make orders with local companies who creates goods resulting in controlled production. The MNC's brand name is used to market the product. देखो अब क्या होता है, कुछ कंपनियों पे अपना कंट्रोल कर लेना, इसमें क्या होता है, ये लोकल कंपनी के साथ टाइप कर लेती है, एक तरह से कुछ कुछ इस टाइप का ही है, बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो सिर्फ वहां पर अपना नाम देंगी कि तुम्हारे मान लो ये बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती है, बिल्कुल छोटे लेवल की कंपनीज होती है, वो चीजों को बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या चीजों को बना रहे हैं, वो चीज सेल नहीं हो रही तो वो क्या करेंगे, सिर्फ उसको अपना नाम देंगे और उसके बदले वो प्रॉफिट कमा लेंगे। इससे दोनों को ही प्रॉफिट हो जाता है, उनका जो काम नहीं। मान लो जो बिल्कुल लोकल है, जिनकी कोई ब्रांड ही नहीं है, जो को ब्रांड ही नहीं, जो उनको लोग खरीदना भी नहीं चाहते, वो लोग बना रहे हैं और उनको एक बड़ी कंपनी का ब्रांड नेम मिल गया, जिसकी वजह से उनका दबादब क्या जो उनका प्रोडक्ट है वो बिक जाएगा। जैसे सेलो पेन है, अब ये बन रहे हैं, नॉर्मली कोई पेन आया कोई नहीं खरीद रहा, बट एक सेलो कंपनी ने अपना नाम दे दिया, ठीक है, उस कंपनी ने अपना नाम दे दिया कि आप इस पेन पे हमारा नाम यूज करो और इसको सेल करो, तो इसका कुछ परसेंट प्रॉफिट हमें मिलेगा, बाकी आप ही रख लो। तो उसमें क्या होगा, देखो प्रॉफिट तो उनको मतलब बिना कुछ किए उनको प्रॉफिट मिल रहा है सिर्फ अपने नाम की वजह से। सारा काम लोकल कंपनी कर रही है, प्रोडक्शन उनका, रॉ मटेरियल उनका, सब कुछ उनका, सिर्फ बड़ी कंपनी का क्या उस पे नाम, उसके ब्रांड नेम जा रहा है, उस ब्रांड नेम की वजह से ही वो प्रोडक्ट बिक रहा है जिसका कुछ परसेंट उनको मिल रहा है। तो एक
ये भी अर्निंग का, प्रॉफिट का बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब आपका एक पैसा नहीं लग रहा, आपका सिर्फ ब्रांड नेम जा रहा है, जिसकी वजह से वो सामान मार्केट में सेल हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो आप ब्रांडेड ज़ारा हो गए और ये रिबॉक के शूज हो गए, इन सबको आप बाय करते हो तो क्या बड़ी बड़ी कंपनियां ही इनको बना रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे लोकल कंपनीज में बनते हैं। सिर्फ ब्रांड नेम इन पे लगा के लग के आ जाता है। सिर्फ क्या लग के आता है? एक ब्रांड नेम लग के आ जाता है, जिसकी वजह से लोग उसको बाय कर लेते हैं। जो 1000 में मिलने वाला प्रोडक्ट था, वो सिर्फ एक नेम की वजह से ही 10,000 में बिक रहा है। सिर्फ एक ब्रांड नेम की वजह से वो 10,000 का मार्केट बिक रहा है और लोग उसको बाय भी कर रहे हैं। चाहे प्रोडक्ट बेशक दोनों ही सेम हो, बट फिर भी लोग किसको खरीदना चाहेंगे? उस ब्रांड वाले को खरीदना चाहेंगे। तो आई होप आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, देखिए, एमएनसीज कोलैबोरेट विद लोकल बिजनेस टू सेट अप प्रोडक्शन विच बेनिफिट लोकल बिजनेस इन द फॉलोइंग वेज। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो लोकल बिजनेसमैन के साथ सेटअप क्यों कर लेती हैं? तो देखिए, क्यों कोलैबोरेट क्यों करती हैं? एमएनसीज कैन गिव फंड्स फॉर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। जो एमएनसीज होती हैं वो लोकल कंपनीज को फंड प्रोवाइड करती हैं, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट देती है, सच एज द परचेज ऑफ न्यू मशीन, नई नई मशीन, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज उनको लाकर देती है, जिससे क्या होता है, जो उनका जो प्रोडक्शन है ना, उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो दोनों को फायदा होता है, लोकल को भी फायदा होता है और एमएनसीज को भी इसका प्रॉफिट होता है। मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन में ब्रिंग कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी विद देम, और वो उनको मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी भी लाकर देती है। अगर आप इस टाइप से इसको मैन्युफैक्चर करोगे तो जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए जो एमएनसीज होती हैं वो स्मॉल बिजनेसमैन के साथ में क्या कर लेती है? कोलैबोरेट कर लेती हैं, लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं। आई होप आपको जो हमने अभी ये पढ़े, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक, ये आपको सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। देखिए, नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली ही बताया था कि जब भी कोई कंपनी हमारी कंट्री में मान लो आकर सेटअप हुई है, ठीक है, और यहाँ जो भी उसका प्रॉफिट हो रहा है वो सारा किसका है? उस कंपनी का है जो अमेरिका से आई है। तो इसी को क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। Foreign trade allows produce to expand their reach beyond their home markets. Foreign trade वो होता है जब हम अपनी घर की मार्केटों से, डोमेस्टिक मार्केटों से, जो हमारे देश की मार्केट से, इनको छोड़कर जब हम बाहर की अदर कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? फॉरेन मार्केट। मतलब हम अपने प्रोडक्ट, बनाए हुए प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री में जाकर सोल्ड आउट करके आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन ट्रेड। क्योंकि जब हम वहां पर सेल कर रहे हैं तो उस कंट्री का जो भी इनकम हो रही है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो हमारा हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा ही है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन ट्रेड। मार्केट्स विद इन देयर ओन कंट्रीज, ठीक है, अपनी कंट्रीज को छोड़कर वो बाहर की कंट्री में भी जाकर ट्रेड कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स हैव द ऑप्शन ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स नॉट ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो इन मार्केट प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, देखो प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉफिट हो जाता है? प्रोड्यूसर्स को ये प्रॉफिट हो रहा है, मान लो आप अपने कंट्री में किसी प्रोडक्ट को बना रहे थे, इसका जो प्राइस आपको नहीं मिल पा रहा था, अच्छा नहीं मिल पा रहा था, आप दूसरी कंट्री में जाकर इसको सेल कर रहे हो, वहां पर इसकी डिमांड बढ़ गई, लोग आपके प्रोडक्ट को चाहते हैं, वो ज्यादा खरीद रहे हैं, उनको प्राइस अच्छा लग रहा है, चीप प्राइस में आप बेच पा रहे हो, और तो उसकी वजह से क्या है, आपको जो मार्केट प्राइस है बढ़ जाएगा और आपकी जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट से निकलकर आप अदर मार्केट में जाओगे, आपका जो एक प्रोडक्ट था वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में लोग आपके प्रोडक्ट को जानेंगे, मतलब एक नाम होगा आपके प्रोडक्ट का, सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स नॉट ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो इन मार्केट प्लेस अराउंड इन द वर्ल्ड। और आपको एक मार्केट प्लेस में आपको एक जगह मिल जाएगी फॉरेन मार्केट के अंदर। Similarly, importing items manufactured in another country is one way for purchasers to increase their option beyond what is the offer domestically. हाँ, आप अब भी आप क्या हो? आप एक प्रोड्यूसर हो, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हो। आपको क्या, अगर आप दूसरी मार्केट में जाकर आप तभी सेटअप कर सकते हो जब आपको पता है
कि उस कंट्री में जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उससे मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, तभी आप वहां पर कंपटीशन में compete कर पाओगे। अगर आपका प्रोडक्ट उस मार्केट से लो पड़ गया तो आप सेटअप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको दूसरी कंट्री में जाकर कंपटीशन देना है। मतलब हजारों लोगों के बीच में एक प्रोडक्ट आपका है, तो इस वे में आपका उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो क्वालिटी है, वो बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी नहीं है तो इन केस आप उस मार्केट से बाहर भी निकल सकते हो, क्योंकि लोगों को पहले ही मिल चुके हैं अच्छी क्वालिटी के, बट आपके पास वैसी क्वालिटी नहीं है। तो आपको प्रॉफिट ये होता है कि आपका नाम होता है, पूरे वर्ल्ड में आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है। देखो इससे तो प्रॉफिट ये हो गया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये प्रॉफिट हो रहा है और उनको मतलब चीप कॉस्ट में उनको हाई प्राइस मिल जाता है। तो ये तो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट हो गया। कस्टमर को क्या प्रॉफिट होता है? जो बायर्स है, जो उनको बाय कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट क्या है? उनका प्रॉफिट ये है कि उनको हजारों चीज में से बेस्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिल जाता है, चीप प्राइस में बेस्ट क्वालिटी का उनको प्रोडक्ट मिल जाता है। मान लो अब उनकी कंट्री में कंपटीशन ही नहीं था, सिर्फ एक कंपनी है, वो ही बना रही है, खराब बना रही है, अच्छा बना रही है, कैसे भी बना रही है, लोगों को ना चाहते हुए भी उसको बाय करना पड़ा था, उसका प्राइस भी ज्यादा था। वही 10 कंपनी और आ गई। अब क्या है, वो पहले देखेगा कि इनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट किसका है। पहले वो प्रोडक्ट देखेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, फिर उसका प्राइस चेक करेगा कि सेम में किस किस के प्राइस डाउन है, तो जिसका प्राइस सबसे ज्यादा डाउन होगा उसी को वो बाय कर लेगा। देखो हम सब भी है, जब भी मार्केट में किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो हम पहले बेस्ट क्वालिटी देखते हैं, जो हमें बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस मिलता है हम उसी चीज को बाय कर लेते हैं। तो बायर को ये प्रॉफिट हो जाता है, उसके पास ऑप्शन बहुत हो जाते हैं, ऑप्शन हो जाते हैं कि वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। Thus, foreign trade leads to the connection और integration of markets the other countries. फॉरेन ट्रेड की वजह से अदर जितनी भी कंट्री है उन सब में एक कनेक्शन बना है और मार्केट का इंटीग्रेशन हुआ है, सारी की सारी मार्केट एक साथ आ गई हैं। जो पहले अपनी अपनी कंट्री में से डोमेस्टिक मार्केट के थ्रू चल रही थी, अब वो सब क्या मार्केट में आ गई है, एक प्लेस में आ गई और सब एक जैसी बन गई। अब आप कहीं का भी प्रोडक्ट कैसे भी खरीद सकते हो, कनेक्शन बना है, एक रिलेशन बना है अच्छा हर अपन इसके बीच में। अब देखिए जैसे ये है गिफ्ट एंड टॉयज, चाइना टॉयज इन इंडिया। आज के टाइम से ही चाइना के टॉयज इंडिया में नहीं आ रहे, बहुत पहले से इंडिया और चाइना का ट्रेड चल रहा है। अब मान लो जैसे चाइनीज मैन्युफैक्चर में अच्छे हैं, वो चीजों को मॉडिफाई बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मान लो इंडिया में मिट्टी के खिलौने मिल रहे हैं, ठीक है, अब मिट्टी के हैवी भी है, उनका जो वेट है वो भी बहुत हैवी है, प्राइस भी उनका ज्यादा है। वही चाइना ने सोचा यार इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, अब बच्चों को खिलौने बहुत पसंद है, टॉयज बहुत पसंद है, तो हम टॉयज बना के उसको इंडिया में सेल कर दो। उन्होंने टॉयज बनाए, उसको इंडिया में सेल करा, इंडिया में उस टॉयज को सेल किया तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो फिर उसको प्रॉफिट हुआ, तो फिर वो और ज्यादा उसको सेल करने लगा। अब इंडियंस को उनको तो प्रॉफिट हुआ कि उनका मार्केट में सेल, और बायर्स को क्या प्रॉफिट हुआ, बायर्स को ये प्रॉफिट हुआ, एक तो लाइट वेट, ओके लाइट वेट, फिर वो देखेंगे इन दोनों में से बेटर कौन सा है। मिट्टी के है कभी भी टूट सकते हैं, ये प्लास्टिक में है जल्दी नहीं टूटेंगे, वेट में इनका लाइट वेट है और प्राइस में भी ये क्या है सस्ते हैं, तो किसको बाय करेंगे। सिंपल सी चीज है, जो प्राइस में कम है, लाइट वेट है, इजी टू वे है, कहीं भी ले जा सकते हो, तो आप उसी प्रोडक्ट को सेल करोगे। तो ये है फॉरेन ट्रेड के प्रॉफिट, कि फॉरेन ट्रेड होने से बहुत प्रॉफिट हुआ है लोगों को, सभी को हुआ है, प्रोड्यूसर्स को भी हुआ है, साथ ही साथ कस्टमर को भी हुआ है, उनको बेस्ट क्वालिटी मिल जाती है एंड बेस्ट प्राइस मिल जाता है। ओके तो आई होप आपको ये प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री और इसके साथ फॉरेन ट्रेड वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बाकी जो इस चैप्टर के जो अदर टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, तो चलिए बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।